नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 19 सितंबर 2020। आज हम द हिंदू एडिटोरियल के 3 इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल दिया उसका नाम है अनदर अफगान पीस पुश एंड अ रोल फॉर इंडिया। इस आर्टिकल का कंटेंट है, अभी इंडिया तालिबान के बीच में पीस डील हुई है दोहा में, जिसमें बात बोली जा रही है कि अब अदर कंट्रीज़ के स्टैंड और इंडिया के स्टैंड कैसा होना चाहिए अफ़गानिस्तान के साथ में आगे तक। 12 सितंबर 2020 में अफ़गान टॉक शुरू हुई थी तालिबान और अफ़गान के बीच में, अफ़गान के हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन के द्वारा दोहा कतर में। आज पूरे 19 साल हो चुके हैं 19/11 के अटैक को, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर यूएस में किया गया था, जिसके बदले में यूएस द्वारा वॉर स्टार्ट की गई थी अफ़गानिस्तान में अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स और तालिबान को रोकने के लिए। काफ़ी लंबे समय के बाद यूएस तालिबान के बीच में पीस डील साइन की गई थी फरवरी 29, 2020 में, जिसके कारण आज दोहा में डील साइन की गई है। फरवरी 29 की डील में शामिल था यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफ़गान रिकॉन्सिलिएशन के लिए एम्बेसडर जलीम खलीलजाद और तालिबान डेप्यूटी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर शामिल थे। उस डील को मार्च में आगे बढ़ाया गया था, जिसमें बहुत सारी हर्डल्स को सॉल्व किया गया था और जिसमें धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स आती ही जा रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। इस पीस डील के लिए यूएस के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 2017 की लाई उस पॉलिसी को तोड़ा गया, जो उन्होंने मिलिट्री ट्रुप्स को ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था अफ़गानिस्तान में, जो उन्हें इस एंडलेस वॉर से बाहर ही नहीं आने दे रहा था। इसके लिए उन्होंने इस वॉर से बाहर निकलना ही सही समझा जब यूएस अफ़गान को छोड़कर गया, जिसके तर्क में फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स माटिस द्वारा बोला गया कि यूएस ने वॉर हारा नहीं है अफ़गानिस्तान में, बल्कि यूएस का कोई इंटरेस्ट नहीं है उस वॉर में। उस समय यूएस ने विड्रॉ कर लिया था अपने ट्रुप्स को। तालिबान के साथ ऐसा नहीं कि एकदम से ही पीस टॉक को लाया गया, नहीं, इसके लिए काफ़ी सालों से बात चल रही थी, जिसके लिए 2 साल पहले ही डायरेक्ट डील के लिए एम्बेसडर खलीलजाद को अपॉइंटेड किया गया था, जो अफ़गान अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं। इस दोहा पीस टॉक में 3 ट्रायंगल की बात सामने आती है। इस दोहा पीस टॉक से तालिबान के साथ पीस करना, दूसरा कि इस पीस टॉक के पाकिस्तान आर्मी को काफ़ी फोर्स किया गया इस दोहा पीस के लिए तालिबान को सामने लेकर आए, और तीसरा कि जो महत्वपूर्ण है, मिडल वे लिया जाए कि इस डील के बाद में वो अफ़गान गवर्नमेंट सहमति देगी उस रिज़ल्ट में। एम्बेसडर खलीलजाद का इस डील से 4 ऑब्जेक्टिव के मकसद थे, जैसे कि पहला था कि इस डील से वॉयलेंस को ख़त्म कराया जाए, सीज़ फायर करा के अफ़गान में। दूसरा, इस दोहा पीस डील को आगे तक इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसके बाद कोई और विवाद ना खड़ा हो जाए फ्यूचर में अफ़गानिस्तान में। तीसरा कि तालिबान द्वारा उनके टाइप को रिमूव किया जाए जिनके लिंक अल-कायदा जैसे ग्रुप से हैं, और फोर्थ कि यूएस के ट्रुप्स को विड्रॉ किया जाए हमेशा के लिए वहाँ से। लेकिन यूएस और अफ़गान डील जो फरवरी में हुई, उसमें सिर्फ ट्रुप्स को विड्रॉ किया गया यूएस द्वारा, और बदले में तालिबान द्वारा कि यूएस के ट्रुप्स पर कोई हमला नहीं किया जाएगा बदले में, ऐसा कहा गया तालिबान द्वारा। इस यूएस तालिबान की डील में अफ़गान गवर्नमेंट की कोई शामिल नहीं थी, जिसमें डील को यूएस द्वारा आगे बढ़ाया गया था सिर्फ यूएसए द्वारा, लेकिन जिसमें तालिबान का दबदबा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था, जिसमें अफ़गान पीस को लेकर कोई बात नहीं बोली गई थी। उस डील में कोई गारंटी नहीं थी कि अफ़गान में पीस होगा कि नहीं होगा आने वाले फ्यूचर में। उस डील द्वारा टाइम लाइन फिक्स की गई थी यूएस के ट्रुप्स के लिए को कब उनको विड्रॉ किया जाएगा, जिसमें 2021 तक की टाइमलाइन फिक्स की गई है। अप्रैल तक सभी यूएसए ट्रिप्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा अफ़गानिस्तान से, और तालिबान को रिमूव कर दिया जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन लिस्ट से मई एंड तक में। तालिबान द्वारा आज दोहा पीस डील के लिए 1000 प्रिजनर्स जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्स के थे उन्हें रिलीज़ किया गया, और अफ़गान गवर्नमेंट द्वारा भी इस डील को आज आगे बढ़ाने के लिए 5000 तालिबान क्रिमिनल्स को रिलीज़ किया गया है। इस दोहा पीस डील के लिए एक प्रोसेस को कंप्लीट किया गया सिर्फ अभी तक, तो ये एक ही प्रोसेस था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो पूरे नहीं किए गए हैं यूएस से तालिबान के डील से, और ना ही अफ़गानिस्तान द्वारा इस दोहा पीस से अभी तक कोई सीज़ फायर की बात की गई है। इस एंड जून तक में यूएसए द्वारा ट्रुप्स को कम कर दिया गया अफ़गानिस्तान में, जिससे आज सिर्फ 8600 ट्रुप्स हैं वहाँ पर यूएसए के, और बोला जाता है कि नवंबर के एंड तक में ये ट्रुप्स की संख्या 4500 होगी। लेकिन जिसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान में वॉयलेंस फरवरी से लेके अभी तक कम नहीं हुआ है।
तालिबान द्वारा सिर्फ 2 होली दिन्स पर ही सीज फायर लगाया गया था अफ़गान में, मई में ईद पर और अगस्त में ईद अल अधा पर। बस यूएस से तालिबान डील के बाद भी अभी भी वॉयलेंस उतना ही है जितना पहले था, अभी तक कुछ कम नहीं हुआ उसमें। इस दोहा पीस डील में सेशन में डॉक्टर अब्दुल्ला जो चेयरमैन है हाई काउंसिल के, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा दुख जताया गया कि तालिबान के वॉयलेंस को लेकर जो फरवरी मंथ में तालिबान द्वारा किया गया था, जिसमें 12,000 लोगों की मौत हुई थी और 15,000 लोग घायल हुए थे अफ़गानिस्तान में। और तालिबान द्वारा गवर्नमेंट फोर्सेस पर हमले कम से कम एक हफ्ते में 80 बार किए गए, जिसके बाद हमले और ज़्यादा बढ़ गए जब यूएस से विड्रॉ कर लिया था अपने ट्रुप्स को। यूएसए के एक स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट को इशूड किया गया था जुलाई में, जिसमें तालिबान द्वारा सभी वॉयलेंस की हर एक इन्फॉर्मेशन को रखा गया, जिसमें बताया गया कि तालिबान द्वारा बहुत ज़्यादा वॉयलेंस को रेस किया गया, जिसे हरास किया गया ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स को, वहाँ की मिलिट्रीज़ को और अफ़गान गवर्नमेंट को। और ये वॉयलेंस तब बढ़ना स्टार्ट हुआ जब यूएस तालिबान के डील के बाद, जिसमें यूएस द्वारा विड्रॉ किए गए ट्रुप्स को हटा दिया गया था, जिसमें अफ़गानिस्तान में तालिबान और ज़्यादा वॉयलेंस करने लगा, जिससे वो अपनी मनमानी कर सके। और इस रिपोर्ट द्वारा कहा जाता है कि यूएस से तालिबान डील में तालिबान अपने लिंक्स को ख़त्म करेगा अलकायदा जैसे ग्रुप से, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर वॉयलेंस को बढ़ावा इस्लामिक स्टेट खुरासान द्वारा ही अटैक दिया जा सकता है। यूएन की एनालिटिक सपोर्ट और सेंशन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट द्वारा दावा ये किया जाता है कि अलकायदा के ग्रुप्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी भी ऑपरेट किया जा रहा है तालिबान के द्वारा, निमरोज़ में, हेलमंड में और कंधार में अफ़गानिस्तान में, जिसमें 400 से लेकर 600 फाइटर्स अभी भी अफ़गानिस्तान में अलकायदा के हैं, एक्टिव हैं अभी भी। इन यूएस तालिबान की डील से कुछ क्लियर ही नहीं है कि तालिबान को रोका जा सकेगा कि नहीं, और ना ही इस दोहा डील से है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको अफ़गान को एड्रेस करना होगा। आज अभी जो एग्रीमेंट लाए गए हैं पीस के लिए अफ़गानिस्तान में, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान के बीच में, मीन्स कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में, जिससे सिर्फ तालिबान और यूएसए का बैटल फील्ड माना जाता है उस अफ़गानिस्तान को, जिसमें अफ़गानिस्तान पर कम ध्यान दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तालिबान और यूएसए द्वारा। कई बार इस फ्रेज़ का इस्तेमाल भी किया गया था डील में, जिसमें सिर्फ तालिबान और यूएस था। आगे बोला जाता है कि हक्कानी नेटवर्क के लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी, जो तालिबान में सेकेंड इन कमांड पोस्ट पर हैं, जो यूएसए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, जिसकी इन्फॉर्मेशन के लिए $10 मिलियन का रिवॉर्ड रखा गया है। अगर यह डील साइन होगी तो यूएस का साथ देगा तालिबान उन टेररिज्म ऑपरेशन को काउंटर करने में, जिन्हें आईएस और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स में चलाया जाता है। और क्या सिराजुद्दीन हक्कानी को सौंप दिया जाएगा तालिबान द्वारा यूएसए को इस डील के बाद में? ये इस डील का सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस दोहा टॉक पीस में। अफ़गानिस्तान में वॉयलेंस को रोकने के लिए अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ घनी द्वारा बोला गया कि अफ़गान सिटीजन्स आज पीस की डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए इस डील को आज लाया गया है, जिसमें बहुत सारे रिस्क भी हैं। इसके लिए आज तालिबान को आज पीस डील के लिए बुलाया गया है, जिससे अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को सुधारा जाए। बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है वहाँ पर आज की डेट में। आज अफ़गानिस्तान में 74% तक अफ़गान पॉपुलेशन 30 उम्र से कम की है। तालिबान द्वारा ज़्यादातर काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट किया जाता है, जिसमें अमेरिकन ट्रुप्स को शामिल किया जाता है, इसलिए तालिबान ज़्यादातर उन्हीं को टारगेट्स करता है। अफ़गान गवर्नमेंट के सीनियर मेंबर्स के द्वारा कहा जाता है कि गवर्नमेंट के सीनियर मेंबर्स को ही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टारगेटेड किया जाता है तालिबान द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलाई को भी टारगेटेड किया गया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी। इतनी ज़्यादा वॉयलेंस है वहाँ पर, सीनियर्स एज वाले पर्सन की पॉपुलेशन आज भी बहुत कम है। आज इंडिया का स्टैंड कैसा होना चाहिए इस मैटर पर? इस दोहा मीटिंग के ओपन सेशन में इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया कि इस डील से ज़्यादा अच्छे आउटकम्स निकल कर आएँ अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के लिए। लेकिन कई बार इंडिया द्वारा पॉइंटेड भी किया गया तालिबान को, यह कहकर अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की जाती है कंट्री में, वो सिर्फ तालिबान द्वारा ही की जाती है इंडिया में, जिससे शायद इंडिया को एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे शायद इंडिया भी इस वॉर का हिस्सा बन सकता है आने वाले फ्यूचर में। इंटरेस्ट अंत में बोला जाता है कि आज इस दोहा पीस टॉक में ग्लोबली
कि किसी पावर्स द्वारा हाथ नहीं डाला जा रहा, मींस कि ग्लोबली में किसी कंट्री द्वारा इसमें हाथ ही नहीं डाला जा रहा इस टॉक पीस के लिए, क्योंकि हर एक कंट्री डरती है कि कहीं ना कहीं वे ना फंस जाएं इस डील के बदले में। इस डील को सिर्फ यूएसए द्वारा ही आगे बढ़ाया गया है। अदर कंट्रीज़ द्वारा इस डील के लिए बोला जाता है कि जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा बोला गया कि उनके द्वारा बोला जाता है कि भैया पहले हम तो अपनी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे और अपने ह्यूमन राइट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद कहीं हम जाके कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और चाइना द्वारा भी हमेशा से पाकिस्तान पर सेटलमेंट की जाती है, वो सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, जहाँ पे उसे सिक्योरिटी, उसके बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांगनेस मिलती है, तो वो सिर्फ वहीं इन्वेस्टमेंट करता है। वो इन डीलों में नहीं फंसना चाहते, और रशिया भी नहीं चाहता वो इस डील का पार्ट बने, जिससे शायद ड्रग्स की सप्लाई उनके यहाँ और ज़्यादा बढ़ जाए, और ऐसे ग्रुप्स का भी, और ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का भी इन्फ्लुएंस उनकी कंट्री में ज़्यादा बढ़ जाए। इन्हीं रीज़नों से कोई भी कंट्री इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हार्ट ऑफ एशिया सोसाइटी द्वारा एक रिपोर्ट को इशूड किया गया, जिसमें काबुल के थिंक टैंक द्वारा बोला जाता है कि अफगानिस्तान में पीस को तभी कायम किया जा सकता है जब अफगान के रीजनल एग्रीमेंट द्वारा उसे सपोर्ट दिया जा सकता है। ज़्यादा डिपेंड करता है अफगान तालिबान पर। इंडिया द्वारा कि एक देश की भाषा ये होनी चाहिए कि सॉवरन, यूनाइटेड हो, प्लूरल और डेमोक्रेटिक हो। अफगानिस्तान एक लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं और बहुत सारे प्रोविंशियल्स हैं, बहुत सारे। आगे बोला जाता है कि आज इस डील से ज़्यादा अच्छे आउटकम्स निकलें, इसके लिए यूएसए उस सॉइल को छोड़कर गया है, जिससे इंडिया और अदर कंट्रीज़ के द्वारा अप्रोच हो और काम किया जा सके मिलकर उन रीजन्स में, जिससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आउटकम्स निकलें। हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है कंटिन्यूटी इन चेंज। इस आर्टिकल में जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सुगा के बारे में बताया जा रहा है कि वे मिस्टर सुगा के आने से क्या इफ़ेक्ट आएंगे उन मॉडल्स पर जिन्हें प्राइम मिनिस्टर शिंजो और इंडिया द्वारा साथ मिलकर काम करने की भावना दी गई थी। मिस्टर शिंजो अवे जापान के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लॉन्गेस्ट सर्व करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हेल्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम आने से 65 साल की उम्र में अभी उनकी पोस्ट को मिस्टर योशियादा सागा को सौंप दिया गया है, जो अभी 71 वर्षीय हैं। मिस्टर सुगा द्वारा वैसे तो उनके कार्यकाल में ज़्यादातर कंटिन्यूटी ही बढ़ती है बिना चेंजेस किए, कि वो अगर उनकी पोस्ट पर होने वाले पहले से होने वाले व्यक्ति द्वारा अगर कोई डील लाई गई है तो उसे उनके द्वारा पूरा किया जाता है, जल्दी से उसमें बदलाव नहीं लाए जाते। वे 2012 में से ही जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं और साथ ही साथ में फॉर्मर अवे प्राइम मिनिस्टर के पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटर भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि 1996 में इन्हें एमपी सेलेक्टेड किया गया था। मिस्टर सुगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन के विभाग में। मिस्टर अवे के पिछले कार्यकाल 2006 से लेकर 7 तक में थे। इस बार रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप जीतने से उनके द्वारा यही कहा गया कि वे अपने गोल्स को अवे की पॉलिसीज़ के साथ साथ पूरा करेंगे, और उनके गोल्स को भी इकॉनमी को रिवाइव करना है, कंट्रोल करना है कोविड को, लेकिन उनके द्वारा मिस्टर अवे की बनाई पॉलिसीज़ को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा साथ में, और इनके द्वारा उन्हीं कैबिनेट्स को चॉइस किया जाएगा जिन्हें अवे द्वारा किया गया था, जैसे कि फाइनेंस में, फॉरेन एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स में। उनके उन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखना जिन्हें अवे द्वारा बनाया गया, लेकिन उन्हें आज कुछ स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे साथ में, क्योंकि आज कंट्रीज़ के इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं और उन्हें चेंजेस करने पड़ेंगे यूएसए के साथ में, जिससे यूएसए के इलेक्शन में जो भी प्रेसिडेंट बने उन्हें बेनिफिट हो, और चाइना के एक्सपेंशन से भी सेव करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे उनको आज। और सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा कि ओलंपिक गेम्स को अभी हेल्ड किया जाना था, उन्हें पोस्टपोन किया गया है इस महामारी के चलते, जिसके लिए उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को इंश्योर करना होगा, जिससे ओलंपिक गेम्स को टोक्यो में हेल्ड किया जा सके 2021 में जुलाई में। आज प्राइम मिनिस्टर अवे के जाने से आज इंडिया का लॉस हुआ है। उनके कार्यकाल में बहुत सारे टाइज को लाया गया था, जिनसे इंडिया जापान के रिलेशंस और अच्छे होते, जिसमें स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को इंक्रीज़ किया जाता दोनों देशों के बीच में। 2006 से ही काफ़ी समिट हुए दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, जिसमें दोनों देशों द्वारा क्वाड्रिलेटरल मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा बने यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और इंडिया जापान द्वारा न्यूक्लियर पार्टनरशिप डील को लाया गया जापान के डाइट पार्लियामेंट द्वारा। जापान वर्ल्ड का पहला देश है जिसके द्वारा नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यू वेपन की ट्रीटी को साइन किया गया था। इस ट्रीटी में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कंट्रीज द्वारा जो भी इस ट्रीटी का मेंबर्स स्टेट्स होंगे।
मिस्टर अवे द्वारा लास्ट मीटिंग हेल्ड की गई थी इंडिया के पीएम के साथ, जिसे टेलीफोनिक द्वारा सबमिट किया गया था। उस समिट द्वारा दोनों देशों द्वारा एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट की डील को साइन करने का अनाउंस किया गया था। दोनों देशों के दोनों पीएम के बीच में अच्छे रिलेशन बिल्ट हुए हैं काफ़ी पास्ट वर्षों में। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ भी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे, जिनके साथ 3 एरोस इकोनॉमी स्ट्रेटजी को लाया गया था। उस कॉन्सेप्ट को अभिनोमिक्स भी कहते हैं। मिस्टर सुगा को आज इन सब बातों को ध्यान में रख के इंडिया के साथ और ज़्यादा रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंस है जापान के लिए। मिस्टर सुगा की न्यू गवर्नमेंट की सबसे पहली मीटिंग नेक्स्ट मंथ में हेल्ड की जाएगी फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, क्वाड कंट्रीज़ के बीच में, टोक्यो में। उस समय इंडिया को भी समझ में आ जाएगा कि मिस्टर सुगा की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं इंडिया के लिए और कितनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सेम व्यू से जैसे कि मिस्टर अवे द्वारा किया गया था वर्ल्ड के लिए। हमारा यहाँ पे जो थर्ड आर्टिकल है उसका नाम है मार्केट फेलियर। इस आर्टिकल का कंटेंट है गुड रेगुलेटेड मार्केट। देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है इस टॉपिक में। पीएम मोदी द्वारा कुछ रिफॉर्म्स लिए गए हैं उनकी गवर्नमेंट द्वारा, जिनसे परिणाम एग्रीकल्चर पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल होंगे। पीएम द्वारा अभी चेंजेस किए गए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, जिससे वो प्राइस पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, जिसमें और ज़्यादा नुकसान होगा फार्मर्स को। इसके लिए अकाली दल के मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल द्वारा रिज़ाइन किया गया है बीजेपी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट के लिए, और किसानों द्वारा भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिससे उन 3 बिल्स को खारिज किया जाए जिन्हें इशूड किया गया जून में। एक फार्म इकॉनमी में अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छे से ट्रेड हो, एग्रीकल्चर का उचित दामों पर हो, प्राइस एकदम अच्छे हों, जिनसे किसानों को अपनी मेहनत का कर मिल सके और उन्हें अपने स्टॉक्स किया जा सके एसेंशियल प्रोडक्ट्स का, लेकिन जिससे उन्हें भी बेनिफिट हो, उन स्टॉक्स के लिए जगह दी जाए, उन स्टॉक्स के लिए उनको। इस नए बिल से ट्रेड में ज़्यादा नुकसान होगा और इस बिल के द्वारा एग्रीकल्चर और मार्केट सारी सेंटर गवर्नमेंट के अंडर होगी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आती हैं ये सारी चीज़ें। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कोई छेड़छाड़ ना हो, ना ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ के साथ में हो। ये दोनों ही बैकबोन होती हैं ट्रेडिंग एग्रीमेंट के लिए, एक एग्रीकल्चर के लिए। कुछ स्टेट द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को लिबरलाइज कर दिया गया था, जिससे इन्फ्लुएंस किया जाए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, और ज़्यादा मार्केटिंग लगा जाए। उनके एक्ट्स में चेंजेस किए गए जिसके लिए, और कुछ स्टेट द्वारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए प्राइवेट मार्केटिंग को अलाउ कर दिया गया था, जिससे इन्फ्लुएंस हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। लेकिन इस बार के फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स 2020 बिल के प्रोविज़न में यह भी ऐड था कि जितने भी अनरेस्ट्रिक्टेड मार्केट्स हैं ट्रेड एरियाज़ में जो AMPEC के तहत में आती है, वो विदाउट फीस अपनी मार्केटिंग को रन कर सकते हैं। लेकिन इस बार सेंटर द्वारा मांग की जा रही है स्टेट से कि उन पर लॉ ऑब्जेक्टिव्स लगाए जाएं, उनसे फ़ी वसूली जाए। ऐसा ही कुछ चैलेंज सामने आया था राजस्थान द्वारा, जब सेंट्रल वेयर हाउस को डिक्लेयर किया गया था सेंटर द्वारा ही अंडर APMC एक्ट के तहत में, जिसके लिए मार्केट फ़ी लगा दी गई थी स्टेट्स पर। पीएम द्वारा MSP में चेंजेस किए जा रहे हैं, जिससे सिर्फ किसानों को लॉस होगा, जिसके द्वारा वे उस MSP पर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर पाएंगे। APMC सिस्टम में, जिसमें उन मार्केट्स का डिस्टेंस 434.48 किलोमीटर होगा एवरेज पर, जो काफ़ी कम है। नेशनल कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मार्केट का एवरेज होना चाहिए 80 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। मार्केट में पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन लाना भी अच्छा नहीं है। ऐसा ही बिहार स्टेट द्वारा किया गया था। APMC सिस्टम को हटाया गया, जिसमें मार्केट में अभी भी लॉस है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है अभी भी, और जिसमें कोई और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता कोई प्राइवेट इन्वेस्टर। अगर गवर्नमेंट मार्केट को साइज़ को बढ़ाना चाहती है तो एक बड़ा फंड एलोकेट करे उसके लिए, APMC मार्केट सिस्टम के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को बनाया जाए, जिसमें फार्मर्स को गुड रोड्स मिले ताकि वे अपने गुड्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकें बहुत छोटे से डिस्टेंस पर। मार्केट ज़्यादातर दूर होने से फार्मर्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है गुड्स को भेजने के लिए मार्केट्स में, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। जिसमें APMC सिस्टम को पूरे तरीके से सेंटर करने से सारी चेंजेस उसकी कमान को सेंटर को हाथ में लेने से अच्छा नहीं होगा, बल्कि सेंटर को स्टेट
फार्मर्स कमीशन को इन्फ्लुएंस करे, जिससे ज़्यादा लाभ होगा किसानों को ग्राउंडेड लेवल्स पर, जिसमें गवर्नमेंट के इश्यूज़ पर जल्दी से रिस्पॉन्स किया जा सकेगा। इस स्टेट फार्मर कमीशन द्वारा अभी फार्मर्स के मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए सेंटर स्टेट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है इशू को रिजॉल्व करने में। इसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ कभी कभार बन जाती हैं उनके थ्रू, जिसमें बहुत सारा हार्म मिलता है उन लैंडलेस स्मॉल फार्मर्स को, उन अनऑर्गेनाइज फार्मर्स को, जिनके द्वारा अभी भी इस पैंडमिक में एग्रीकल्चर और इकॉनमी को सपोर्ट दिया गया था। तो आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस करा। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।